Guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we will solve some 12 to 15 questions from endocrine system as you can see. और ये questions directly रहने वाले हैं सॉन्डर्स टेक्स्ट बुक से. ये वीडियो होने वाला है उन दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए जिनको कि फर्स्ट वन जिनको कि एनक्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करना है टू स्ट्रेंथन देयर प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनको कि क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं एनक्लेक्स के, बट दे डोंट नो कि अब लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन को समझना कैसे है. तो ये दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो. और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉन्डर्स टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं. आपको किसी भी तरह की बुक परचेज़ करने का ज़रूरत नहीं है. साथ में यू डोंट नीड टू गेट एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन PDF और अपनी आँखों को दर्द देने की ज़रूरत भी नहीं है. सिंपली आपको ये वीडियो देखना है और वीडियो का पूरा बेनिफिट लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो वीडियो की लेंथ देख के कि 30 मिनट की 40 मिनट की तो बीच में ही छोड़ देंगे या स्टार्टिंग में ही छोड़ देंगे. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना सारा मटेरियल एनक्लेक्स क्वेश्चंस का आपको सिर्फ और सिर्फ पेड सब्सक्रिप्शंस में मिलता है, जहाँ पे टीचर्स आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस लगवाने बैठे हैं. लेकिन यहाँ पे जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो उसका प्लीज़ मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए और वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें. और साथ साथ मैं बीच बीच में बताती भी जाऊँगी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अप्लाई करके आप आंसर को इवन विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉलेज भी निकाल सकते हो. ठीक है. और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेगा 15 to 20 सेकेंड्स के लिए. वहाँ आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है लर्निंग में, एंड आपको अपना ब्रेन यूज़ करके क्वेश्चन ऑप्शंस जो हैं उनमें से अपना बेस्ट आंसर चूज़ करके रखना है. सपोज़ जैसे कि कोई सा भी हो गया यहाँ पे, तो मतलब ये पैसिव लर्निंग नहीं रहने वाली है. आपको थोड़ा सा स्क्रीन पॉज कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड चूज़ कर सकते हैं अपना आंसर और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ सकते हैं. उसके बाद हम शुरू करेंगे डिस्कशन ऑन दैट क्वेश्चन और साथ ही साथ में उसका सोल्यूशन. राइट. सबसे पहले देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है एंड यू हैव योर ओन 10 सेकेंड्स टू रीड दिस क्वेश्चन. आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को. ओके. एक क्लाइंट है. क्वेश्चन क्या वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 545 फ्रॉम सॉन्डर्स टेक्स्ट बुक. एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लाइंट है यानी कि पेशेंट है, उसको एमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है एंड वो अनरिस्पॉन्सिव स्टेट में है. और उसका डायग्नोसिस क्या है? हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम है उसको. एंड जैसे ही नर्स को पता चलेगा कि इसका ये डायग्नोसिस है, वैसे ही उसको कौन सा इमीडिएटली कौन सा एक्शन जो है इनिशिएट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, यानी डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसे कौन सा ऐसा एक्शन है जो लेना है. ठीक है. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आप अब यहाँ पे वो स्टूडेंट जिसको ऑलरेडी हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम के बारे में पता है, वो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है. दैट इट इज़ अ कंडीशन जहाँ पे कि हमको हाइपरग्लाइसेमिक है ना, ग्लूकोज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट है, बट बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन. यहाँ पे बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन. यहाँ पे पेशेंट को रिहाइड्रेट करने की ज़रूरत होती है. और रिहाइड्रेशन के लिए बेस्ट रहेगा कि हम उसको IV इन्फ्यूजन दें नॉर्मल सलाइन का. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. और अगर जिनको भी इस क्वेश्चन की आंसर निकालने में प्रॉब्लम आई हो, इसका मतलब ये है कि उनको हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है. ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 546. क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन एंड यू हैव 10 seconds, 20 seconds. Okay, next question is external insulin pump प्रिस्क्राइब किया गया है एक क्लाइंट को जिसको कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है. ठीक है. अब क्लाइंट पूछ रहा है नर्स से कि हमें थोड़ा सा समझाइए ये पंप काम कैसे करता है. तो नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा इस पंप के बारे में, जो सही बात है वो इन 4 ऑप्शंस में से हमें चुन के बतानी है कि ये पंप कैसे काम करता है. राइट.
ये चारों ऑप्शंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आपको पता है कि ये एक्सटर्नल इंसुलिन पंप कैसे काम करता है, तो जिन लोगों को भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आई है या फिर आंसर निकालने में ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली उन्हें एक्सटर्नल इंसुलिन पंप के बारे में पढ़ने का ज़रूरत है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो होगा administers a small continuous dose of short duration insulin subcutaneously। जो पंप रहता है वो स्मॉल कंटिन्यूस डोज देता रहता है शॉर्ट ड्यूरेशन इंसुलिन की, और कौन से रूट के थ्रू, सबक्यूटेनियसली। एंड द क्लाइंट कैन सेल्फ एडमिनिस्टर एन एडिशनल बोलस डोज फ्रॉम द पंप बिफोर ईच मील। और इसके साथ साथ क्लाइंट जो है वो सेल्फ खुद से भी एडमिनिस्टर कर सकता है एडिशनल बोलस डोज को बिफोर ईच मील उस पंप के थ्रू। ठीक है, खाने से पहले। राइट, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन 546। नेक्स्ट क्वेश्चन 547, इसको मैं जूम कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 547 एंड question is on screen, you can read by your own। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन बहुत इजी है कि एक क्लाइंट है, उसको DKA डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है एंड उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। और कौन कौन सी फाइंडिंग्स हैं जो सपोर्ट करती हैं इस डायग्नोसिस को, मीन्स डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के पेशेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सिंपल, सो इंक्रीज इन पीएच तो नहीं होगा क्योंकि एसिडोसिस है, एंड पीएच जब इंक्रीज होता है तो वो एल्कलोसिस हो जाती है, तो ये तो गलत हो गया। देन कॉमेटोस स्टेट देखने को मिलती है, डीप रैपिड ब्रीदिंग देखने को मिलती है क्योंकि हमें कीटो एसिडोसिस होता है ना, सो एसिडोसिस में कंपनसेशन करने की वजह से कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है कि रैपिड ब्रीदिंग की वजह से CO2 मोर एंड मोर एक्सेल की जा सके, सो दैट एसिडोसिस को बैलेंस किया जा सके। ठीक है, सो डीप रैपिड ब्रीदिंग देखने को मिलती है। डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, बताइए क्या होगा इसका। एंड फिफ्थ इज एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। यस, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल देखने को मिलता है क्योंकि ये जो है इंसुलिन इज़ नॉट सफिशिएंट, है ना, तभी तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हुआ है पेशेंट को, और जिसकी वजह से इंसुलिन तो सफिशिएंट है ही नहीं। और एनर्जी के लिए जो अब जो बॉडी है वो फैट्स को तोड़ के एनर्जी सोर्सेस जो फैट्स में एक्युमुलेट हैं उनको फैट्स को तोड़ के यूज़ करती है, तो फैट से क्या बनते हैं, कीटोन बॉडीज़ बनते हैं और इसीलिए कीटो एसिडोसिस होती है। राइट, सो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड रहेगा एंड ब्लड ग्लूकोज एलिवेटेड रहता है तो आपको पता होगा कि पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। सो यहाँ पे पॉलीयूरिया तो नहीं है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि जो बेस्ट आंसर्स रहेंगे 547 क्वेश्चन नंबर के लिए वो रहेंगे 2, 3 एंड 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 548। ओके, तो 548 क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक नर्स है वो एक क्लाइंट को ये समझा रही है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर आप हाइपोग्लाइसीमिया एंड कीटो एसिडोसिस के बीच में कैसे डिफरेंस बना सकते हो। सो क्लाइंट को समझाते, क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टीचिंग बाय स्टेटिंग दैट अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज शुड बी टेकन इफ विच सिम्टम और सिम्टम्स डेवलप। सो क्लाइंट कह रहा है कि कौन कौन से सिम्टम्स डेवलप होने पे मैं ग्लूकोज लूँगा। ठीक है, कौन कौन से सिम्टम्स डेवलप होने पे क्लाइंट ग्लूकोज लेगा, यानी कि ग्लूकोज लेगा इसका मतलब हाइपोग्लाइसीमिया होगा, है ना। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में ग्लूकोज लिया जाता है ना, उसको ठीक करने के लिए। तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं, इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको हाइपोग्लाइसीमिया में देखने को मिलते हैं। सो आपको हाइपोग्लाइसीमिया में क्या क्या देखने को मिलता है आपको पता ही होगा। हाइपोग्लाइसीमिया में यस, शेकीनेस प्रेजेंट होती है, ठीक है, पाल्पिटेशंस प्रेजेंट होते हैं एंड लाइट हेडेडनेस प्रेजेंट होती है।
इसके अलावा जो भी आप देख पा रहे हो, पॉलीयूरिया हो गया, ब्लड विजन हो गया या फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर हो गया, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। एंड अगर स्पेसिफिकली हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया में शेकीनेस देखने को मिलेगी, पाल्पिटेशंस एंड लाइट हेडेडनेस। तो ये आपके 2, 3 एंड 5 ये ऑप्शंस हो जाएंगे आपके राइट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 549। जल्दी से लॉक कर दीजिए अपना आंसर। ओके, सो क्वेश्चन है कि क्लाइंट है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है एंड उसकी वजह से उसे एक्यूट एंजाइटी हो रही है जब वो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, है ना। एंड व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू डिक्रीज द क्लाइंट एंजाइटी। तो नर्स ऐसा क्या अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन ले सकती है जिससे कि वो क्लाइंट की एंजाइटी को कम कर सके, ठीक है। सो ये एक कह सकते हो आप कि साइकोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि एंजाइटी कम करनी है तो एंजाइटी कम करने के लिए आपको पेशेंट के साथ ट्रस्ट डेवलप करना ज़रूरी है, पेशेंट को एम्पैथी कन्वे करना ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कन्वे एम्पैथी, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड द क्लाइंट, ठीक है। उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो उसकी डायग्नोसिस के बारे में और उसके साथ ट्रस्ट डेवलप करो, ये उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करो, यही सब चीज़ें हैं जो उसकी एंजाइटी को कम कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 550, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, सो नर्स जो है एक क्लाइंट को इंस्ट्रक्शंस दे रही है और वो क्लाइंट को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस से डायग्नोस हुआ है, वो क्लाइंट को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है और नर्स उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है। तो नर्स को कैसे समझ में आएगा कि जो क्लाइंट है उसको सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है। ऐसी कौन सी बात है जो क्लाइंट ने सही कही और नर्स को समझ में आया कि हाँ मैंने जो समझाया उसको समझ में आया अबाउट टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ऑप्शन नंबर 1, आई स्टॉप टेकिंग माई इंसुलिन इफ़ आई एम टू सिक टू ईट। सो ऐसा नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है इंसुलिन को अगर आप टू सिक हैं, क्योंकि अगर आप सिक हैं तो अल्टीमेटली आपको ग्लूकोज बढ़ेगा बॉडी में, ठीक है। सिकनेस से ट्रिगर मिलता है, ग्लूकोज बढ़ता है। एंड आई डिक्रीज माई इंसुलिन डोज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इलनेस, ऐसा भी नहीं करना है। सेम वही चीज़ है, क्योंकि इलनेस में भी ग्लूकोज बढ़ेगा तो आपको इंसुलिन कम नहीं करना है। I'll adjust my insulin dose according to the level of glucose in my urine. No, यूरिन में ग्लूकोज इज़ नॉट अ रिलायबल सोर्स जो कि आपको बता सके कि आपको उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन सेट करना है, नहीं। सो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, आई विल नोटिफाई माई हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ माई ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ हायर देन 250 mg/dl। तो हाँ, आपको अपना ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना है 3 to 4 आवर्स पे, और अगर 250 mg/dl से ऊपर जा रहा है तो आपको तुरंत नोटिफाई करना है अपने डॉक्टर को, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 551 और इसमें क्या बोला जा रहा है कि क्लाइंट है, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, उसका डायग्नोसिस है DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इनिशियल ब्लड ग्लूकोज उसका 950 mg/dl चेक करने पे मिला एंड कंटिन्यूस इन्फ्यूजन दिया गया उसको, IV इन्फ्यूजन दिया गया, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन चलाई गई अलॉन्ग विद IV रिहाइड्रेशन, साथ साथ में IV रिहाइड्रेशन भी किया गया है उसका विद वॉट, विद नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, नॉर्मल सेलाइन के साथ। अब जाके उसका सीरम ग्लूकोज लेवल कितना है, 240 mg/dl है। एंड अब नर्स वुड नेक्स्ट प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर विच मेडिकेशन, अब नर्स कौन सा मेडिकेशन नेक्स्ट एडमिनिस्टर करेगी, ठीक है। सो स्टार्टिंग में 940 था जब पेशेंट आया था डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट था, 940 mg/dl था, उसको IV नॉर्मल सेलाइन दिया गया, इंसुलिन दिया गया एंड उसका फिर फाइनली अभी क्या है, अभी स्टेटस है 240 mg/dl। तो अभी नेक्स्ट इंटरवेंशन क्या रहने वाला है नर्स की तरफ से, वो पूछा गया है, राइट।
यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि हम पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 240 तक ले आए हैं, लेकिन अभी इससे नीचे जाएगा, अगर एकदम से नीचे जाएगा ग्लूकोज तो पेशेंट जो है हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है एंड पेशेंट को सेरिब्रल एडिमा हो सकता है ना। एकदम से 940 से 240 तक तो आ ही गया है, अभी इससे भी नीचे जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। पेशेंट कैन गो इन हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट और उसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, इतना फास्ट ग्लूकोज कम होने की वजह से। एंड तो हमें क्या करना है, अभी पेशेंट को हमें इसी धीरे धीरे मेंटेन करना है इसी ग्लूकोज से, और बहुत ही स्लोली नीचे लाना है उसका ग्लूकोज लेवल। हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि और ज़्यादा ग्लूकोज लेवल नीचे ना जाए, और साथ साथ में हमें पेशेंट को रिहाइड्रेट भी करना है, क्योंकि कीटो एसिडोसिस की कंडीशन है तो डिहाइड्रेशन तो होगा ही पॉसिबली। एंड इसकी वजह से हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन नज़र जो आ रहा है वो है IV फ्लूइड्स कंटेनिंग डेक्सट्रोज, क्योंकि इसमें IV फ्लूइड भी है जो पेशेंट का डिहाइड्रेशन से कॉम्बैट करेगा, एंड इसमें डेक्सट्रोज भी है जो पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में नहीं जाने देगा और सेरेब्रल एडिमा से प्रिवेंट करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 552, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके, सो एक नर्स है, वो मॉनिटर कर रही है एक पेशेंट को जिसको न्यूली डायग्नोसिस बनी हुई है डायबिटीज़ मेलाइटिस की, और नर्स का काम है मॉनिटर करना कॉम्प्लिकेशंस के साइंस, ठीक है। तो कौन सा ऐसा साइन और सिम्टम है जो अगर क्लाइंट के अंदर नर्स ने देखा या पकड़ा तो वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ इसको क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन हो रहा है डायबिटीज़ का। अगर ब्लड ग्लूकोज ढंग से मैनेज नहीं किया जाता है तो डेफिनेटली बात है कॉम्प्लिकेशन आएंगे। कॉम्प्लिकेशन दो तरीके से हो सकते हैं, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन एंड क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन का साइन एंड सिम्टम ढूंढ के बताइए अपने पेशेंट के अंदर से। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें पॉलीयूरिया। सो पॉलीयूरिया एक क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है, और अगर डायफोरेसिस की बात की जाए तो ये हाइपोग्लाइसीमिया में देखने को मिलता है, एंड हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो भी डायबिटीज़ मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है, बट हाइपोग्लाइसीमिया एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ मेलाइटिस का, एंड पॉलीयूरिया क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में से एक है। पेडल एडिमा और डिक्रीज रेस्पिरेटरी का कोई काम ही है यहाँ पे, ये अनरिलेटेड है क्वेश्चन से। सो इस क्वेश्चन में जिस किसी को भी प्रॉब्लम आई हो वो पढ़ सकता है कि क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। 3 तो मैं ही बता दे रही हूँ, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ये सब कुछ। अगर आप हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाता है पेशेंट का तो ये देखने को मिलते हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 553, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 553 क्या है कि नर्स प्रिपेयर कर रही है प्लान ऑफ केयर पेशेंट के लिए, और जिस पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है और हाइपरग्लाइसीमिया भी है, ठीक है। सो प्लान ऑफ केयर प्रिपेयर करते वक्त नर्स का जो प्रायोरिटी रहने वाला है वो किस प्रॉब्लम पे रहने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। सो एज यू नो हाइपरग्लाइसीमिया जो है उसकी वजह से पेशेंट को पॉलीयूरिया देखने को मिलता है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रीब्यूट करता है डाईयूरेसिस को, एंड जिसकी वजह से पॉलीयूरिया देखने को मिलता है, एंड पेशेंट जो है वो उसको फ्लूइड वॉल्यूम उसका इनएडिक्वेट हो सकता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 553 का ऑप्शन नंबर सेकेंड, इनएडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया है जिसकी वजह से ऑस्मोटिक डाईयूरेसिस देखने को मिलता है, एंड डायूरेसिस की वजह से पॉलीयूरिया होता है, पॉलीयूरिया की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, एंड यहाँ पे इनएडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो मेन प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए हमें पेशेंट को रिहाइड्रेट करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 554,
क्वेश्चन नंबर 554, एक होम हेल्थ नर्स विज़िट पे निकली है एंड उसने विज़िट किया एक पेशेंट के घर पे जाके। उसको डायग्नोसिस है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है उस पेशेंट को। एंड क्लाइंट ने बताया कि अभी उसको वॉमिटिंग एंड डायरिया भी हुआ एंड उसको नर्स क्लाइंट ने नर्स को ये बताया कि अभी उसको वॉमिटिंग एंड डायरिया भी हुआ और साथ में उसने अभी कोई फूड भी नहीं लिया है किसी भी तरह का लास्ट 24 आवर्स से। ठीक है, सो विच एडिशनल स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स अ नीड फॉर फर्दर टीचिंग। अभी ऐसी कौन सी बात नर्स ने सुनी जिससे नर्स को समझ में आ गया कि मुझे इसे थोड़ा सा टीचिंग देने की ज़रूरत है, थोड़ा समझाने की ज़रूरत है इस कंडीशन के ऊपर। सो पेशेंट बोला आई नीड टू स्टॉप माई इंसुलिन। पेशेंट ने बोल दिया कि मुझे अपनी इंसुलिन अभी रोक देनी चाहिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप ऑलरेडी वॉमिटिंग हो चुकी है, डायरिया हो चुका है और ऐसे केस में आप इंसुलिन और रोक दोगे, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है पेशेंट। ठीक है, सो यही वो स्टेटमेंट है जो पेशेंट ने गलत बोल दिया। पहला तो यही हो गया। दूसरा, आई नीड टू इंक्रीज़ माई फ्लूइड इनटेक, ये ठीक है। आई नीड टू मॉनिटर करना है ग्लूकोज हर 3 से 4 घंटे पे, ये बात भी ठीक है। एंड ये सिम्टम्स आए हैं तो इसकी वजह से HCP को यानी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी हो जाता है, ये बात भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये वो बात है जिसकी वजह से नर्स को समझ में आया कि ये गलत बोल रहा है क्लाइंट और मुझे इसको फर्दर टीचिंग देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 555, ओके। सो क्वेश्चन क्या है 555, एक नर्स है वो केयर कर रही है क्लाइंट की। उसकी सर्जरी हो चुकी है हाइपोफाइसिक्टोमी एंड नर्स जो है वो नोट करती है कि क्लियर नेज़ल ड्रेनेज निकल रहा है। ठीक है, नाक से कुछ ड्रेनेज निकल रहा है, क्लियर है नॉस्ट्रल से। एंड द नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन। नर्स को अभी क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले स्टार्टिंग में इनिशियली वो कौन सा एक्शन लेगी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टेस्ट द ड्रेनेज फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज चेक करना है। ठीक है, नॉस्ट्रल्स में से जो भी ड्रेनेज निकला है उस ड्रेनेज में आप चेक करोगे, ग्लूकोज का प्रेजेंस अगर है तो इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा होगा कि ये जो ड्रेनेज है वो कुछ और नहीं, वो CSF है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। ओके, सो ग्लूकोज की प्रेजेंस इंडिकेट करती है CSF को और नर्स को ये चेक करना है कि ये जो कहीं पेशेंट के CSF तो नहीं लीक कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 556, ओके। सो क्वेश्चन क्या है कि एक नर्स है, उसने एक क्लाइंट को एडमिट किया है एंड क्लाइंट का डायग्नोसिस क्या है, SIADH का, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और सीरम सोडियम कितना पाया गया है, 118 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पाया गया है। सो विच हेल्थ केयर प्रोवाइड प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स एंटिसिपेट रिसीविंग। कौन सा अगला एक्शन प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का जो नर्स एक्शन में लेगी, ठीक है, पेशेंट के साथ करने वाली है इस सिनेरियो में। तो SIADH में क्या होता है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है ADH, उसका इंक्रीज प्रोडक्शन होता है बॉडी में और जिसकी वजह से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ज़्यादा होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा बॉडी में तो पेशेंट जो है वो डेफिनेटली, जाहिर सी बात है कि हाइपरवॉलीमिया में जा सकता है एंड हाइपोनेट्रीमिया में चला जाएगा पेशेंट, है ना। तो हाइपोनेट्रीमिया में पेशेंट देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो उसके सोडियम लेवल्स को देख के पता चल रहा है, क्योंकि नॉर्मल सोडियम लेवल्स हमारे कितने होते हैं, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो यहाँ पे पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया में है, राइट। तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे हाइपरटोनिक सलाइन को इन्फ्यूज़ करना है और 3% NaCl हाइपरटोनिक सलाइन होता है, तो ये इनिशिएट करना सही रहेगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, फिरोजामाइड एडमिनिस्टर कर सकते हो आप, लेकिन कब, किस केस में। फिरोजामाइड जो है वो सोडियम को भी साथ साथ में बाहर निकालेगी बॉडी से और सोडियम हमारा ऑलरेडी कम है, तो अगर सोडियम का लेवल ठीक होता, रेंज में होता, तो हम फिरोजामाइड यूज़ कर सकते थे वाटर को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि एक डायूरेटिक है। बट अभी इस केस में हम ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन कंसर्न जो है वो सोडियम लेवल के ऊपर है कि सोडियम लेवल को करेक्ट करना है, ठीक है।
और जिससे कि एडिमा, सेरिब्रल एडिमा से बचा जा सके और सेरिब्रल कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। सो यहाँ पे अभी फर्स्ट एंड सेकंड में से तो फर्स्ट ऑप्शन है जो सही है, और थर्ड एंड फोर्थ कहाँ है इसके ऑप्शंस? ओके, ये रहे, ठीक है। सो यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फ्लूइड को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा फ्लूइड बॉडी में ऑलरेडी इकट्ठा हो रखा है, बिकॉज एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा है। सो इसकी वजह से हमें रेस्ट्रिक्ट करना है फ्लूइड को 24 आवर्स के लिए, ये भी ठीक है। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू हाई फॉलोअर्स, हाई फॉलोअर्स में नहीं रखते हैं, 10 डिग्री से ज़्यादा एलिवेट नहीं करेंगे। एंड एडमिनिस्टर वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड। सो यहाँ पे वैसोप्रेसिन क्या है, ADH होता है, एंड वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट दिया जा सकता है सो दैट वैसोप्रेसिन ADH का लेवल जो है वो कम किया जा सके। एंटागोनिस्ट देना यहाँ पे ठीक रहेगा। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए आप देख सकते हो। फर्स्ट 556 के जो आंसर्स हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 5। इसके अलावा भी 12 या 15 क्वेश्चंस और हैं इसी चैप्टर के अंडर। सो हम वो सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वी विल सी नेक्स्ट 10 to 12 क्वेश्चन इन अनदर पार्ट। एंड तब तक के लिए कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे। और साथ ही में इस तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और साथ ही अपनी किसी भी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन या डाउट पूछने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।